हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, फीचर्स क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन के किस तरह की मार्केट होती है ये। तो हमने उसमें बात की थी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स और होमोजेनियस गुड्स होती हैं, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अर्लियर वीडियोस का लिंक। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात है फर्म की, तो फर्म तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि फर्म क्या है, कि किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाली जो भी कोई प्रोड्यूसर है या फिर जो भी कोई संस्था है वो क्या कहलाती है, फर्म। तो फर्म क्या है, कमोडिटी प्रोड्यूसर है, कोई भी वस्तु या सेवा जिसका उत्पादन कोई भी प्रोड्यूसर या संस्था कर रही है वो फर्म कहलाती है। और किसी एक तरह की कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी फर्म्स होती हैं, ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडस्ट्री। तो जितनी भी फर्म्स हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाली वो क्या होती हैं, इंडस्ट्री। तो इसलिए इंडस्ट्री को ग्रुप ऑफ फर्म्स कहा जाता है। इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे सभी फर्म्स की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, यानी कि वो जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, और जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस एंड सप्लाई कर रही है ओवरऑल जितने भी फर्म्स हैं उन सब द्वारा कितनी कमोडिटी जो क्वांटिटी है उसकी सप्लाई की जा रही है। तो यानी कि बात आएगी किसकी, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, जब भी इंडस्ट्री की बात है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर किसकी बात होगी, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की बात होगी। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो जो इक्विलिब्रियम है उसे हम दो सिचुएशंस में स्टडी करेंगे यहाँ पर। एक है शॉर्ट रन में और दूसरा लॉन्ग रन के अंदर। तो जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है वो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, समय की इतनी कम अवधि जिसमें मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्शन है उसको जो फर्म है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक तक या जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है केवल वहीं तक इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है और बाकी सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो प्रोडक्शन को केवल एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रोडक्शन तक इंक्रीज़ किया जा सकता है, जबकि लॉन्ग रन हमारा क्या होता है, इतना सफिशिएंट टाइम होता है जहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो सब में चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर जो उत्पादन का पैमाना है यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसी को चेंज कर दिया जा सकता है। तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस है। अब आ जाते हैं हम अपने इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री को देखते हैं सबसे पहले। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री को हम एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो डायग्राम में हमने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं आउटपुट को और वाई एक्सिस पर हम किसको लेंगे, प्राइस को, ठीक है। अभी हमने बात की कि जैसे ही बात आएगी इंडस्ट्री की तो वहाँ पर किसके बारे में हम बात करेंगे, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये डी क्या आ गई है, मार्केट डिमांड है, और एस क्या है, मार्केट सप्लाई है। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ई पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और यहाँ पर क्या हो चुका है, प्राइस का निर्धारण, कीमत का निर्धारण हो चुका है, और ये क्या आ गया है, आउटपुट। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। अब इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि कीमत का निर्धारण हम फीचर्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कीमत का निर्धारण कहाँ होता है, उद्योग में, यानी डिमांड और सप्लाई से होता है।
और जो फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो केवल कीमत की स्वीकारक होती है, मतलब कि वो अपने आप से कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ये जो कीमत निर्धारित हो गई है ये किसके लिए आ गई, फर्म के लिए आ गई। अब फर्म क्या करेगी, फर्म को सिर्फ क्या करना है कि जो प्राइस है इसको वो चेंज नहीं कर सकती, पर इस प्राइस पर वो जितना चाहे उतनी सप्लाई कर सकती है, जितना चाहे उतना अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकती है। तो ये जो कर्व है ये है फर्म की डिमांड कर्व, जो कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है। इस पर इलास्टिसिटी कितनी है, इन्फिनिटी है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्राइस पर जो फर्म है वो इनफाइनाइट क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, बट वो इसको चेंज नहीं कर सकती। जैसे ही चेंज करेगी तो उसकी जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फर्म की मार्केट डिमांड कर्व है, और ये फर्म की डिमांड कर्व है, और यही फर्म की क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो फर्म के लिए तो क्या है, कीमत तो निर्धारित हो चुकी है, उद्योग में निर्धारित होगी। अब फर्म को करना क्या है, फर्म को उस कीमत के ऊपर अपने देखना है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सप्लाई करनी है, ये उसे देखना है। ठीक है, तो अब फर्म के इक्विलिब्रियम को देखने की हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक टीआर और टीसी अप्रोच है और दूसरी एमआर और एमसी अप्रोच है। यहाँ पर हम फर्म के इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए एमआर और एमसी अप्रोच को यूज़ करेंगे। एमआर एंड एमसी अप्रोच, एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और जो एमसी है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसकी हेल्प से हम स्टडी करेंगे फर्म के इक्विलिब्रियम को। तो डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर वही आउटपुट को लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम किसको लेंगे, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्राइस। सभी चीज़ें हम किस पर ले रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो अब क्योंकि प्राइस तो डिटरमाइंड है, किसने डिटरमाइन किया, इंडस्ट्री ने, यानी डिमांड एंड सप्लाई ने। तो ये कीमत है, और ये क्या है, फर्म का एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तो आ गया। अब हमें इसमें सिर्फ क्या लेनी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व्स हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारी कैसी होगी, यू के आकार की होगी। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब इसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है कि जहाँ पर फर्म को क्या मिल रहे हों, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हों। ठीक है, कोई भी फर्म वहीं पर तो इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हों, या अगर लॉस मिल रहे हों तो वो मिनिमम होने चाहिए। तो ये सिचुएशन कहाँ पर अचीव होती है मैक्सिमम प्रॉफिट की, जहाँ पर या तो हम अगर टीआर और टीसी अप्रोच देखते हैं तो हम कहेंगे कि जहाँ टीआर और टीसी के बीच में गैप मैक्सिमम हो, और अगर हम एमसी और एमआर अप्रोच से चलते हैं तो जहाँ पर एमसी और एमआर दोनों बराबर हों वहाँ पर क्या होगा, संतुलन होगा। तो देखते हैं इस डायग्राम के अंदर कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर एमसी और एमआर बराबर हैं, यानी कि दिस इज ई पॉइंट, और एक इस पर है बराबर। बट अब इनमें से दोनों में से इक्विलिब्रियम कौन सा है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी कभी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो भी कंसर्न्ड है वो परिवर्तन ना चाहे। ठीक है, कंसर्न क्या है, फर्म। तो फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो सिचुएशन होगी जिसमें फर्म परिवर्तन करना ना चाहे। अब ये वाली जो सिचुएशन है, अगर हम इसे देखें थोड़ा सा, तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले तो कॉस्ट ज़्यादा थी और मार्जिन रेवेन्यू कम था, और इसके बाद क्या है कि कॉस्ट कम है और मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा है। इट मीन्स इसके बाद तो फर्म को अभी प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हुए हैं। मार्जिनल टर्म्स में अगर हम देखें तो प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि इससे आगे तो वो डेफिनेटली प्रोडक्शन करने के लिए जाना चाहेगा। तो यानी यहाँ तो रहना नहीं चाहेगा। इट मीन्स ये संतुलन नहीं हो सकता। तो क्या ये संतुलन है, पर हम ऐसे तो नहीं मानेंगे। हम इसको भी देखते हैं कि क्या
यहाँ पर वो परिवर्तन करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, तो देख लेते हैं। इससे आगे वही सिचुएशन होगी कि कॉस्ट ज़्यादा हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, तो यानी इससे आगे नहीं जाना चाहेगा। एक सिचुएशन तो क्लियर है। क्या इससे पीछे रहना चाहेगा? तो इससे पीछे अगर हम ये वाली एक सिचुएशन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। बट अगर फर्म इतना भी प्रोडक्शन कम करती है इस लेवल से, तो उसे इतने प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। जो पर एडिशनल यूनिट पर उसे जितना प्रॉफिट मिल रहा है इतने का लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो रहा, तो यानी कि वो यहाँ भी नहीं जाना चाहेगा। इट मीन्स फर्म का प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ पर MC इक्वल टू MR होगा। तो अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है हमें कि जो MC इक्वल टू MR है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो सफिशिएंट क्या हो गई कि जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं वहाँ पर MC क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ पर डिक्रीजिंग था और यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ MC MR बराबर हैं वहाँ MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC MR को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको नीचे से कट करके जा रही है। या हम कह सकते हैं कि MC इस पॉइंट पर जहाँ MC MR बराबर है वहाँ पर MC राइजिंग होनी चाहिए या इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई फर्म की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब देखते हैं कि क्या एक फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के अंदर किस किस परिस्थिति में हो सकती है। तो क्या हो सकता है, या तो फर्म को मिल सकते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इक्विलिब्रियम में क्या मिल रहा होगा, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होंगे। तो देखते हैं हम क्या हो सकता है फर्म के साथ अल्पकाल के अंदर। ये जो हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं ये कर रहे हैं शॉर्ट रन के अंदर। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस, तीनों चीज़ों को। ये प्राइस है जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, यानी कि उद्योग में निर्धारित हो चुका है, फर्म इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और यही क्या है, फर्म की यस डिमांड कर्व भी है। अब संतुलन का तो हमें पता है कि हमें किससे पता चलेगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व से। बट अगर हमें प्रॉफिट को देखना है तो प्रॉफिट क्या होता है लर्नर्स, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट आएगा। पर अगर हम यहाँ पर हम TROTC अप्रोच तो ले नहीं रहे, हम इसको स्टडी कर रहे हैं MRMC अप्रोच से, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को लेना होगा। तो हम ये देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये ज़्यादा हैं या ये ज़्यादा हैं। तो उसके बेस पर ही ये आएगा कि प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी को ले रहे हैं यहाँ पर, तो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसी आएगी, यू आकार की आएगी। और इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके न्यूनतम बिंदु यानी उसके लोवेस्ट पॉइंट पर कट करके जाती है, और वो भी यू के आकार की होती है। तो ये क्या आ गई, हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए कि MC और MR इस पॉइंट पर क्या हो गए, बराबर हो गए। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये प्राइस है और यही एवरेज रेवेन्यू है। अब हमें देखना क्या है, हमें एवरेज रेवेन्यू तो मिल गया, ये है। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर एवरेज कॉस्ट को ढूंढना है। तो एवरेज कॉस्ट को ढूंढते चलते हैं, इसको ले आइए नीचे, ठीक है। नीचे आएंगे, ये आउटपुट आ गया, और ये नीचे आते हुए जहाँ पर एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है वो हमें क्या मिल गया, कॉस्ट का पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। अब इस पॉइंट को यहाँ लेकर के आ जाइए, तो ये क्या मिल गई हमें, एवरेज कॉस्ट। यानी कि जब फर्म संतुलन में कब है, जब वो OQ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या है, फर्म के संतुलन की स्थिति, जब वो क्या कर रही है, OQ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है, और कितनी कीमत पर बेच रही है, OP कीमत पर बेच रही है, और यही क्या है, एवरेज रेवेन्यू भी है, ठीक है।
और कॉस्ट कितनी आ रही है इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में फर्म को कॉस्ट कितनी आ रही है, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, ओसी। तो यानी कि जो फर्म है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, ओसी है, उसका एवरेज रेवेन्यू कितना है, ओपी है, और हम देख रहे हैं कि जो ओपी है वो ओसी से ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये पार्ट क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, इन शॉर्ट हम एसएनपी भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब हम एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करेंगे, यानी कि हम ओपी में से ओसी को माइनस करेंगे, तो पीसी के बराबर क्या आ गई हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट आ गया है। पर यूनिट प्रॉफिट क्या आया है, पीसी। और जब हम इस पूरे एरिया को शेड कर देते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया, तो ये आ गया हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ओसी, एवरेज रेवेन्यू क्या है, ओपी, और एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट क्या आ गया, ओपी माइनस ओसी, पर यूनिट प्रॉफिट क्या आ गया हमारा, पीसी। दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज एवरेज कॉस्ट, इनका डिफरेंस क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, ये आ गया हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम वही उसी तरीके से डायग्राम लेंगे। ठीक है, डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पर हम लेंगे आउटपुट को और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, तीनों चीज़ों को ले रहे हैं। ये प्राइस है जो ऑलरेडी निर्धारित है, कैसे, डिमांड एंड सप्लाई से। ये है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, और यही क्या है, फर्म का डिमांड कर्व भी है। ठीक है, अब हमें क्या लेनी है इसके अंदर, एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो पिछले डायग्राम में हमने क्या किया था, हमने एवरेज कॉस्ट कर्व को लिया था एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे लेकर के आए थे। हम इसको ऐसे बनाते लाए, यू के आकार की, डिक्रीज़ करते लाए, एक पॉइंट तक डिक्रीज़ किया, उसके बाद इंक्रीज़ करने लगे, तो ये यू के आकार की बन गई थी। तो इसको हम एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे लेके आए थे। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर ले आते हैं, इसके मिनिमम पॉइंट को। तो ये क्या आ गई, एवरेज कॉस्ट कर्व आ गई। ठीक है, और फिर हमने क्या लेनी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो इसके लोवेस्ट पॉइंट से जाएगी, मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गई। ये सारी शॉर्ट रन की हैं, तो आप चाहें तो इनके आगे एस लगा सकते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब एम सी और एम आर कहाँ पर बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर ए सी के न्यूनतम बिंदु पर। तो ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसको हम नीचे लेकर के आए, हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। इट मीन्स संतुलन की स्थिति में फर्म क्या कर रही है, ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, और किस कीमत पर बेच रही है, ओपी कीमत पर बेच रही है। और यही जो ओपी कीमत है, यही क्या है, फर्म की एवरेज रेवेन्यू है। अब हमें ढूंढना है कि एवरेज कॉस्ट कहाँ है। अरे ये तो क्या है, जहाँ पर संतुलन है वहीं पर, यानी कि जहाँ पर ओपी कीमत है वहीं पर ही क्या है, ये जो पॉइंट है वो एवरेज कॉस्ट भी यहीं पर है। इट मीन्स यही क्या है, फर्म की एवरेज कॉस्ट भी है। ठीक है, तो यानी आप इसको कह सकते हैं ई क्यू कह सकते हैं, या फिर हम ओपी ही कह सकते हैं। ओपी ही क्या है, हमारी एवरेज कॉस्ट भी है। तो क्या हो गया, ये तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो जो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है, नॉर्मल प्रॉफिट की। ये क्या सिचुएशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, तो क्या हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो थर्ड सिचुएशन में हम फिर वही अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं आउटपुट को, वाई एक्सिस पर किसको ले रहे हैं, प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट को। बिल्कुल वही कि ये कीमत निर्धारित हो चुकी है डिमांड एंड सप्लाई से, तो ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज मार्जिन रेवेन्यू है, और यही फर्म का क्या है, डिमांड कर्व भी है। अब इससे पहले की सिचुएशंस में हमने क्या लिया था, एक में एसी को हम लाए थे इससे नीचे, एक में लेकर के आए थे इसके ऊपर,
इसके ऊपर जस्ट लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग थी। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये आ गई हमारी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बनानी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनानी है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ से जाएगी, इसके न्यूनतम बिंदु से। न्यूनतम बिंदु की डिक्रीज करते करते इंक्रीज करने लगा, वो न्यूनतम बिंदु हो गया। तो ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब संतुलन कहाँ है, जहाँ MC MR को कट कर रही है, तो वो पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, संतुलन। ठीक, अब इसको हम नीचे लेकर के आएंगे तो हमें क्या मिल गया, संतुलन उत्पादन, यानी संतुलन की स्थिति में फर्म कितना उत्पादन कर रही है, OQ। तो OQ उत्पादन कर रही है और OP कीमत पर बेच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू तो हमारा क्या आ गया, OP। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि जो कीमत है वही एवरेज रेवेन्यू है। पर अब हमें दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है इसके अंदर, हर बार की तरह एवरेज कॉस्ट को ढूंढना है। तो एवरेज कॉस्ट करो पड़ा है इससे ऊपर ऊपर है, तो यही आउटपुट वाली लाइन हमें कहाँ लेके जानी पड़ेगी, ऊपर लेके जानी पड़ेगी। कहाँ तक, जहाँ ये AC को मिल जाए। ये इसका मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा A। इस पॉइंट से हम लाइन लेकर के आएंगे इधर, तो ये हमें मिल गई C, यानी कि OC हमारी क्या आ चुकी है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, OC। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो आपकी OC है वो OP से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या हो गया है यहाँ पर, AC ग्रेटर देन है AR से। तो AC AR से ज़्यादा है, मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जबकि पर यूनिट रेवेन्यू कम मिल रहा है। तो जब हमें रेवेन्यू कम मिलेगा, कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये क्या है, लॉस। ठीक है, लेकिन अब बात है कि क्या फर्म लॉस की सिचुएशन में भी संतुलन में हो सकती है, हो सकती है केवल तब जब वो लॉस क्या हो, मिनिमम। क्योंकि हमने संतुलन किसको कहा है, जिसमें फर्म परिवर्तन ना चाहे। ठीक है, अब होता क्या है कि अल्पकाल के अंदर फर्म को जो बंधी लागतें हैं, अगर वो अल्पकाल में उसे लॉस मिल रहे हैं और उत्पादन बंद करे, तो भी उसे जो स्थिर साधन है, जो प्लांट है, मशीनरी है, उनका तो लॉस फिर भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर फर्म को अल्पकाल के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट अगर वो मिलती रहे, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन करती रहती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले तो फिर प्रोडक्शन बंद कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संतुलन बिंदु है, ये यहाँ पर फर्म को लॉस मिनिमम है, कम से कम है, तो वो ये उसके संतुलन का बिंदु हो सकता है, वरना नहीं। तो हमें अब उसको दिखाना तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AVC ड्रॉ करेंगे। तो AVC हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने अगर आप अपने डायग्राम को बिल्कुल एक्यूरेट रखना चाहते हैं, कंसेप्ट तो हम समझ ही रहे हैं, पर डायग्राम को एक्यूरेट रखना है, तो अब हम इसमें क्या बनाएंगे, AVC। आपने पहले नहीं बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, अदरवाइज आप गड़बड़ करेंगे, डायग्राम में आपकी मिस्टेक होगी। तो हमें AVC को कैसे बनाना है, इससे नीचे होगी, क्योंकि जो AC है वो AC क्या होती है, AC हमारी AFC फिक्स कॉस्ट और ABC इन दोनों का टोटल होती है। तो ऑब्वियसली जो AC है वो इससे ज़्यादा होगी, यानी इससे नीचे मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ से लाएंगे इसको इस तरीके से नीचे डिक्रीज़ करते हुए, जो संतुलन बिंदु है यहाँ तक डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि न्यूनतम बिंदु यहाँ आना चाहिए, और उसके बाद क्या करना शुरू कर देंगे, इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मिनिमम लॉस की सिचुएशन। मिनिमम लॉस कैसे है, क्योंकि देखो अगर हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, इधर बढ़ाएं, तो भी क्या होगा, उसको जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो भी नहीं मिलेंगी, मतलब लॉसेज और बढ़ जाएंगे। इससे कम प्रोडक्शन करेगा तो भी क्या है, जो परिवर्तनशील लागत है वो ऊपर हो गई, फिर से उसके क्या है, लॉसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि यही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसके लॉस क्या है, मिनिमम है, यानी जो उसको हानि हो रही है वो क्या हो रही है, न्यूनतम हानि हो रही है। तो थर्ड सिचुएशन हमारी क्या होगी, मिनिमम लॉसेस की। तो अब हम एक बार ज़रा एक समरी की फॉर्म में इसको समझें कि जो फॉर्म का इक्विलिब्रियम है, फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन का जो फर्म का इक्विलिब्रियम है उसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं, SNP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कब मिलेंगे, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, या नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, यानी NP हो सकता है,
ठीक है, ये कब होंगे? जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा। और लॉसेस हो सकते हैं जिसको हम मिनिमम लॉस, क्योंकि हम संतुलन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लॉस आएगा। ठीक है, तो वो कब होंगे? जब एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से। तो ये है फर्म के अल्पकालीन संतुलन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।